तो हमने इंटरमीडिएट केमिस्ट्री में बात की थी भाई परासरण तक, परासरण, और हमने इसकी परिभाषा नहीं लिखाई अभी, केवल इतनी बात बताई थी कि जब एक पात्र है और एक तरफ है तनु विलयन और एक तरफ है सांद्र विलयन, इतना तो शायद आप समझ ही रहे होंगे कि तनु का मतलब है भाई पतला जिसमें विलय की कम मात्रा घुली हो, और सांद्र का मतलब है भाई गाढ़ा जिसमें विलय की अधिक मात्रा घुली हो। और बीच में हमने लगाई है अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो अपने आप तनु विलयन सांद्र विलयन की ओर गति करने लगता है। इस क्रिया को बोलते हैं हम परासरण। अर्ध पारगम्य झिल्ली में होकर तनु विलयन का सांद्र विलयन की ओर गति करना परासरण कहलाता है। और यह क्रिया केवल एक ओर ही होती है, केवल तनु विलयन सांद्र विलयन की ओर गति करेगा, सांद्र विलयन तनु विलयन में प्रवेश नहीं करेगा। इसको हम बोलेंगे परासरण। जैसे किशमिश को अगर हम पानी में रखते हैं तो किशमिश फूल जाती है, क्योंकि किशमिश के अंदर का जो द्रव है वो है वही सांद्र, और किशमिश की ऊपरी जो परत है वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, और उसे हमने पानी में डाल दिया। तो ऐसी स्थिति में पानी तनु है और किशमिश के अंदर का द्रव गाढ़ा है, सांद्र है, तो तनु विलयन अपने आप सांद्र विलयन की ओर गति करने लगता है, उसमें भर जाता है और किशमिश फूल जाती है। ये क्रिया परासरण का उदाहरण है। इसके बाद है अगली चीज विसरण। विसरण का क्या तात्पर्य है? तनु विलयन सांद्र विलयन की ओर, सांद्र विलयन की ओर, और सांद्र विलयन तनु विलयन की ओर गति करता है। इसे विसरण कहते हैं। तनु विलयन सांद्र विलयन की ओर और सांद्र विलयन तनु विलयन की ओर गति करता है, तो यह प्रक्रिया बोली जाती है विसरण। यह परासरण से थोड़ी सी अलग है। पहली बात तो यह क्रिया दोनों तरफ हो रही है, तनु सांद्र की ओर और सांद्र तनु की ओर गति कर रहा है। दूसरी बात, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं है, और परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। तो ये पूछा जाता है अक्सर प्रश्न पत्र में कि परासरण और विसरण में क्या अंतर है। तो पहला अंतर तो यही है कि परासरण अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर तनु विलयन का सांद्र विलयन की ओर गति करना है, और विसरण तनु का सांद्र की ओर और सांद्र का तनु की ओर गति करना है। दूसरा अंतर इनमें यह है कि विसरण की क्रिया दोनों तरफ होती है और परासरण की क्रिया केवल एक तरफ होती है। और तीसरा अंतर यह है कि परासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है और विसरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो परासरण और ये विसरण। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें बाष्पदाब। मोस्ट इंपोर्टेंट, बस इसको समझना बहुत जरूरी है। इस पूरे पाठ में ये एक अहम सीढ़ी है, बाष्पदाब। अब इसको थोड़ा गहराई से समझिए कि बाष्पदाब है क्या। देखो भाई, अगर मैं किसी बर्तन में पानी रख दूं, पानी रख दिया मैंने, इस बर्तन में जब मैं पानी रख दूं और इसे ऊपर से ढक दूं, आप जानते हैं कि पानी को किसी भी तापमान पर रख दिया जाए तो धीरे धीरे उसमें से वाष्प उठने लगती है। तो इसमें से धीरे धीरे वाष्प उठने लगेगी, वाष्प, ये जल है, और ये वाष्प इससे टकराएगी ऊपर वाले बर्तन की सतह से,
जब ये वाष्प इससे टकराएगी तो तुरंत ये जल में बदलेगी और उसके पश्चात नीचे आ जाएगी। तो इसमें से वाष्प उठेगी और ये वाष्प बर्तन के तल में यहाँ पे इकट्ठी होगी। अब भाई होगा क्या कि इस प्रक्रिया को जो नीचे से द्रव वाष्प के रूप में ऊपर जा रहा है, ऊपर जाना, ये तो बोला जाएगा वाष्पन। और द्रव का जो वाष्प रूप है वो इस बर्तन की दीवार से टकरा के दोबारा द्रव बनेगा और वो नीचे की तरफ आएगा। उस प्रक्रिया को हम बोलेंगे द्रवण। नीचे से वाष्पन हो रहा है और ऊपर से द्रवण हो रहा है। इधर से चल रहा है वाष्पन और इधर से चल रहा है भाई द्रवण। जब वाष्पन और द्रवण दोनों की क्रिया साम्यावस्था में आ जाए, वाष्पन और द्रवण दोनों की क्रिया जब साम्यावस्था में आ जाएगी, दोनों क्रियाओं के वेग बराबर हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में कुछ वाष्प इसके तल पर इकट्ठी हो जाएगी और वो इकट्ठी हुई वाष्प इस द्रव के तल पे नीचे की ओर दाब डालेगी। उसको बोला गया है वाष्प दाब। जब वाष्पन और द्रवण की साम्यावस्था आ जाए तब जो इकट्ठी हुई वाष्प है वो इस द्रव के तल पे जो दाब डालेगी उसको हम बोलते हैं भाई वाष्प दाब। परिभाषा में हम ये कह सकते हैं वाष्पन और द्रवण की साम्यावस्था पर वाष्प द्वारा द्रव के तल पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्पन और द्रवण की साम्यावस्था पर जब साम्यावस्था आ गई तो जो वाष्प है जो द्रव के तल पर जितना भी दाब डालेगी उसे हम बोलते हैं भाई वाष्प दाब। उसे हम वाष्प दाब कहते हैं। इसके बाद है वाष्प दाब का अवनमन। मैं एक बार पुनः इस बात की उम्मीद करूंगा कि आप इस काम को साथ ही साथ नोट भी कर रहे हैं। वाष्प दाब का अवनमन। तो वाष्प दाब का अवनमन क्या है? अवनमन माने होता है घटना और उन्नयन माने होता है बढ़ना। अब हम कह रहे हैं वाष्प दाब का अवनमन, इसका मतलब ये है कि वाष्प दाब घट रहा है। अब कैसे घट रहा है उसको सुने। जब कोई पदार्थ शुद्ध विलायक था, मतलब उसमें कोई भी चीज मिलाई नहीं गई थी, तब तक पदार्थ है विलायक, मानो पानी। और फिर जब मैं उसमें कुछ विलेय पदार्थ मिला दूंगा तो वो बनेगा भाई विलयन। जब तक विलेय और विलायक अलग अलग है तो विलेय अलग है और विलायक अलग है, और जब मैंने विलेय को विलायक में मिला दिया तो बना भाई विलयन। तो अब एक बात सोचिए, जब पानी है, केवल पानी, सपोज करो ये पानी है, चलो ऊपर बना लें थोड़ा, मानो इसमें पानी रखा हुआ है, पानी शुद्ध विलायक। इसमें से इसे हम या तो गर्म करें या फिर इसे धूप में रख दें, इसमें से भाप उठेगी, वाष्प उठेगी। अब आप केवल पानी है, ये कुछ मिलाया नहीं गया, ठीक है।
अब मानो मैं इसमें प्लस चीनी कर दूं, अब मैंने इसमें चीनी मिला दी, तो पहली बात तो ये है कि ये शुद्ध विलायक नहीं रहा, अब ये बन गया विलयन। पहले था ये शुद्ध विलायक और अब ये बन गया विलयन। अब आप सोचो, अब वाष्प ज्यादा उठेगी या कम उठेगी? भाई जब तक शुद्ध पानी था इसमें से वाष्प ज्यादा उठेगी, और जब मैं इसमें चीनी मिला दिया, मैंने सपोज चीनी मिलाया, कुछ और भी मिला सकते हैं, यूरिया मिला दो आप, ग्लूकोज मिला दो, कोई पदार्थ मिला दिया, यानी हमने इसे विलायक से विलयन बना दिया, तो अब भाई उठने वाली वाष्प की मात्रा अपने आप कम हो जाएगी। तो जब वाष्प की मात्रा कम हो गई, जितनी वाष्प इसमें से उठ रही थी उसकी वैल्यू कम हो गई, तो इसका मतलब है अब वाष्प दाब भी तो कम हो जाएगा। पहले ज्यादा वाष्प उठ रही थी तो ज्यादा भाई दबाव डालेगी, अब जब ये विलयन बन गया तो कम वाष्प उठेगी, और कम वाष्प उठेगी तो भाई कम दबाव डालेगी। तो इसी को बोलेंगे वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन। अच्छा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा और विलयन का वाष्प दाब उससे कुछ कम होगा। किससे? विलायक के वाष्प दाब से। क्यों? क्योंकि भाई विलायक में से ज्यादा वाष्प उठती है, और जब विलयन बन गया, उसमें कोई चीज डाल दी गई, मिला दी गई, तो उसमें से कम वाष्प उठेगी, तो अपने आप अवनमन हो गया कि नहीं हो गया? अब वाष्प कम उठेगी तो वाष्प दाब कम हो जाएगा, पहले वाष्प ज्यादा बन रही थी तो वाष्प दाब अधिक होगा। नॉर्मल पॉइंट है वाष्प दाब का अवनमन। तो परिभाषा में हम ये लिख सकते हैं कि किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनापघट्य मिलाने पर, ये शब्द थोड़ा सा आपके लिए अलग हो सकता है, अवाष्पशील विद्युत अनापघट्य, इसकी औपचारिकता यहाँ पे इसलिए है क्योंकि हम जिन विलयनों पर विचार कर रहे हैं वो विद्युत अपघट्य का विलयन नहीं है, और जो पदार्थ मिलाया गया है वो वाष्पशील नहीं है। वाष्पशील का मतलब होता है कि मिलाने पर उसका हवा बन जाना, बहुत जल्दी वो वाष्पित हो जाए, और विद्युत अनापघट्य मतलब जो विद्युत अपघट्य नहीं है, दो भागों में नहीं टूटेगा, जितने अणु डालेंगे उतने ही रहेंगे। शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनापघट्य मिलाया जाए तो अब क्या बन गया? विलयन। तब विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। घट क्या जाता है? घटना ही चाहिए, घट जाता है भाई। अब वो क्या बन गया? विलयन। विलायक में से ज्यादा भाप उठती थी तो जाहिर सी बात है उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, विलयन में से कम भाप उठेगी तो जाहिर सी बात है उसका वाष्प दाब कम होगा, तो इसका मतलब उसका वाष्प दाब घट गया। इसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। इसे कहते हैं भाई वाष्प दाब का अवनमन। अब विलायक का वाष्प दाब P, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और विलयन का वाष्प दाब PS। जाहिर सी बात है अवनमन कितने का हुआ? कौन कम होगा? PS। जाहिर सी बात है कम होगा, और P ज्यादा होगा, P माइनस PS। ये हुआ विलयन के वाष्प दाब का अवनमन, विलयन के वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, ये वाष्प दाब का अवनमन हो गया। अब इसके बाद है राउल्ट का नियम। ये भी भाई इंपोर्टेंट है, राउल्ट का नियम। अब इतना तो आपकी समझ में आ गया कि जब विलायक से विलयन बना, मतलब कि विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया गया तब वो विलयन बना, तो विलयन का वाष्प दाब कम होगा और विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा। यहां तक तो आपकी बात समझ में आ गई होगी।
अब हम बात कर रहे हैं राउल्ट का नियम। तो इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो गया P माइनस PS, विलयन के वाष्प दाब का अवनमन बटे P, ये हो गया आपेक्षिक अवनमन। ये किसके बराबर है? विलेय के मूल प्रभाज के। विलेय का मूल प्रभाज, विलेय का मूल प्रभाज का सूत्र होता है, आप पिछली कक्षा में पढ़ के आए होंगे, आपने सौभाग्य से पढ़ा हो पिछली कक्षा में, तो जहां स्मॉल n है विलेय के मूलों की संख्या, कैपिटल N है विलायक के मूलों की संख्या। अब विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन मतलब कि विलयन का वाष्प दाब घट रहा है, वो किसके बराबर है? विलेय के मूल प्रभाज के। यहाँ एक बात देखिए, ये क्या है? ये विलेय के ही तो मूल हैं। अब विलेय के मूलों की संख्या कब बढ़ेगी? जब हम ज्यादा से ज्यादा विलेय उसमें घोलेंगे। ज्यादा से ज्यादा जब विलेय की मात्रा उसमें घोलेंगे तो अपने आप विलेय के मूलों की संख्या बढ़ेगी। जब विलेय के मूलों की संख्या बढ़ेगी तो मतलब विलेय का ये जो मूल प्रभाज है वो भी बढ़ेगा। अब विलेय का मूल प्रभाज जितना बढ़ेगा उतना ही वाष्प दाब ज्यादा से ज्यादा घटेगा। जाहिर सी बात है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप विलेय डालते चलोगे तो फिर उतना वाष्प दाब अपने आप घटता जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा विलेय डालोगे भाई उतनी उसमें से वाष्प कम उठेगी, उतनी कम उठेगी तो उतना ही भाई वो उसका वाष्प दाब गिर जाएगा। तो जाहिर सी बात है भाई कि जितने विलेय के मूलों की मात्रा बढ़ेगी उसका मूल प्रभाज बढ़ेगा, उतना वाष्प दाब घटता जाएगा। इसमें कोई नई बात तो है नहीं भाई राउल्ट की, सामान्य भाई जितना बोलोगे उतना वो घटेगा, यही सामान्य सी बात है। जटिल जटिल तो है खैर, लेकिन द्विअंगी विलयन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये सामान्य है। विलयन त्रिअंगी हो तो कुछ अलग रहेगा। ये राउल्ट का नियम कि विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है, मतलब जितना विलेय ज्यादा डालोगे उतना वाष्प दाब का अवनमन होता जाएगा। लेकिन इस नियम की भी कुछ सीमाएं हैं कि ये किन किन कंडीशन में लागू होता है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। राउल्ट नियम की सीमाएं। राउल्ट नियम की सीमाएं क्या सीमाएं हैं? पहली सीमा यह है, यह नियम स्थिर ताप पर लागू होता है। दूसरी, यह नियम विद्युत अपघट्य के विलयनों पर लागू नहीं होता।
तीसरा, यह नियम विलयन में संगुणित होने वाले पदार्थों पर लागू नहीं होता। और चौथा है, यह नियम तनु विलयनों पर ही लागू होता है। यह नियम स्थिर ताप पर लागू होता है, मतलब राउल्ट नियम तभी लागू होगा जब टेम्परेचर स्टैंडर्ड हो, स्थिर हो, टेम्परेचर नहीं बदले। जब हम विलयन बनाएं तो टेम्परेचर वही रहना चाहिए जो विलायक के समय पर था। दूसरी बात, यह नियम विद्युत अपघट्य के विलयनों पर लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये है कि जब किसी विद्युत अपघट्य को हम जल में घोलते हैं तो वो दो भागों में टूट जाता है, धनायन में और ऋणायन में। तो ऐसी स्थिति में जब हम विद्युत अपघट्य का विलयन बनाएंगे तो डालेंगे विलय के 10 अणु और उसमें हो जाएंगे 20 अणु। क्यों? क्योंकि कम से कम एक अणु 2 अणुओं में टूटता है, एक धनायन में, ऋणायन में ज्यादा भी हो सकते हैं, 20 से भी ज्यादा हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि उसमें अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, और जब अणुओं की संख्या बढ़ गई तो फिर ये काम सही नहीं है, क्योंकि हम जिन गुणों पर विचार कर रहे हैं, वाष्प दाब जो होता है वो एक अणुसंख्य गुण है, और अणुसंख्य गुण तभी तक स्थिर रह सकता है जब तक अणुओं की संख्या उतनी ही रहे स्थिर, अणुओं की संख्या नहीं बदलनी चाहिए। अब इसके पश्चात, यह नियम विलयन में संगुणित होने वाले पदार्थों पर लागू नहीं होता। संगुणित होने वाले पदार्थों पर लागू न होना, संगुणित होने वाले पदार्थ का मतलब क्या है? मतलब ये है कि विलयन में जैसे ही अणु डाले गए तो 2-2 अणु जुड़ के एक अणु बना दें। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि डाले गए तो 10 और रह गए उस विलयन में पहुंच के 5 अणु, क्योंकि 2 अणु जुड़ के एक अणु बना देते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल का एक गुण होता है कि उसे अगर डालोगे 10 अणु तो 5 अणु रह जाएंगे उसमें अंदर, तो फिर भी अणुओं की संख्या वही घट गई। और हमारे अणुसंख्य गुण की परिभाषा कहती है कि अणुओं की संख्या उतनी की उतनी रहे। तो विद्युत अपघट्य अणुओं की संख्या को बढ़ा देता है, इसलिए उसके विलयन पर लागू नहीं होगा। और विलयन में संगुणित होने वाले पदार्थ अणुओं की संख्या को घटा देते हैं, इसलिए उस पर भी लागू नहीं होगा। चौथा, यह नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। देखिए, सांद्र विलयन जो होते हैं उनमें वाष्प दाब कुछ ज्यादा ही घट बढ़ जाता है, इसलिए उन पर ये पूरी तरह लागू नहीं हो पाएगा। ये केवल और केवल तनु विलयन के लिए बनाया गया है राउल्ट का नियम। तो ये राउल्ट नियम की सीमाएं और वाष्प दाब का अवनमन।